मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज पुनः भारत चीन संबंधों की चर्चा करें। पिछले व्याख्यान में हमने देखा था 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, उस युद्ध का मूल कारण क्या था। मूल कारण था सीमा समस्या, और इस घटना को, इस विवाद को प्रज्वलित करने का काम किया तिब्बत के दलाई लामा को भारत में शरण देने की घटना ने और पंडित नेहरू के स्टेटमेंट ने। इस युद्ध ने भारत की पूरी इज्जत को खत्म कर दिया, भारत की प्रतिष्ठा गिरी, विदेश नीति का खोखलापन दुनिया के सामने स्पष्ट हो गया। तो अब जो उत्तराधिकारी आए पंडित नेहरू के, लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद श्रीमती गांधी, इन्होंने भारत की विदेश नीति को शक्ति पर आधारित करने का प्रयास किया। लाल बहादुर शास्त्री के समय में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इस युद्ध में चीन ने स्पष्टतया पाकिस्तान का पक्ष लिया और उसने भारत पर अनावश्यक और अनर्गल आरोप लगाए। जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तो चीनी प्रशासन ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत ने तिब्बत में 56 सैनिक चौकियां स्थापित कर लिए हैं, उन सैनिक चौकियों को हटाए। बिल्कुल बेकार की बात और स्टैंडर्ड की बात है। देखिए जरा, चीन कहता है कि भारत ने चीन के 56 याक पशुओं को चुरा लिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी इस प्रकार की बातें होती रहे तो सोच लीजिए उस राष्ट्र की मानसिकता क्या होगी। इसके बाद जब पाकिस्तान परास्त हो गया, ताशकंद में समझौता हुआ। क्योंकि ताशकंद में समझौता सोवियत संघ के माध्यम से हो रहा था, इस समय तक सोवियत संघ और चीन के बीच मतभेद उजागर हो चुके थे, इसलिए चीन ने ताशकंद समझौते का विरोध किया। तो भारत पाकिस्तान युद्ध में चीन का दृष्टिकोण पूरी तरह से भारत विरुद्ध रहा, भारत के विरोध में रहा। क्योंकि 1962 में युद्ध हो चुका था, दोनों के बीच तनावपूर्ण संबंध थे, दोनों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त हो चुके थे। भारत ने पंचशील को भी रद्द कर दिया था, इसलिए स्वाभाविक था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा भी दुश्मन होगा। फिर अगला है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पूरी तरह से चीनी शासन का दृष्टिकोण भारत के विरोध में, न केवल विरोध में था, अपितु अमेरिका और पाकिस्तान के मिलकर चीन ने भारत के विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। तीनों की तिगड़ी बन गई थी। तीनों संयुक्त रूप से भारत पर आक्रमण करने के लिए उतावला हो रहे थे। पाकिस्तान तो आक्रमण कर दिया था, अमेरिका अपना 7वां बेड़ा भेज चुका था, लेकिन चीन इतनी हिम्मत नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि भारत और सोवियत संघ के बीच 20 वर्षीय सुरक्षा मैत्री संधि हो चुकी थी, और इस सुरक्षा मैत्री संधि से सबसे ज्यादा बौखलाया था तो वह था चीन। क्यों? क्योंकि चीन को जवाब देने वाला एक नया राष्ट्र हमारे साथ आ चुका था, वह था सोवियत संघ। और ब्रेजनेव ने श्रीमती गांधी को आश्वासन दिया था, एश्योर किया था कि यदि चीन इस युद्ध में, भारत पाकिस्तान युद्ध में किसी भी प्रकार से शरारत करने की कोशिश करता है तो आप हमको सूचित करिए, हम चीन को अपने पड़ोस में उलझा देंगे। सीमा नहीं, क्योंकि चीन की सीमा सोवियत संघ से मिलती थी, तो ब्रेजनेव ने कहा था कि हम उसको सीमा में उलझा देंगे, सीमा में थोड़ी सी गोलीबारी हो जाएगी तो चीन का पूरा अटेंशन वहां से पाकिस्तान से हट करके, भारत पाकिस्तान से हट करके सीधा अपनी सीमा की रक्षा के लिए हो जाएगा। और जब इतना ब्रेजनेव ने कहा, तब जाकर के चीन भारत पाकिस्तान युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं हुआ, लेकिन कूटनीतिक दृष्टि से उसने पूरी तरह से भारत के विरुद्ध विश्वमन किया। जब अमेरिका ने भारत के विरुद्ध युद्ध बंद करने का प्रस्ताव पेश किया था, तो इस प्रस्ताव के पीछे चीन भी था, क्योंकि अमेरिका और चीन की दोस्ती हो चुकी थी। और
सोचिए कि इतने टेंशन भरे वातावरण में भी, इतने तनावपूर्ण वातावरण में भी जब अमेरिका ने चीन को मान्यता प्रदान की, चीन को यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बनाने का प्रस्ताव पेश हुआ, तो उस समय भी भारत ने चीन की सदस्यता का समर्थन किया, ताइवान को हटाने का समर्थन किया। ये भारत है और यही भारत की विश्वसनीयता पूरी दुनिया में मानी जाती है। इसलिए भारत को सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने के जो अनेक कारण हैं, उसमें यह भी एक है कि भारत एक विश्वसनीय राष्ट्र है। सही को सही कहेगा, गलत को गलत कहेगा, इतनी हिम्मत दुनिया के अन्य किसी देश में नहीं होगी। हां, जहां पर वह गलत को सही नहीं कर पा रहा है, गलत को गलत नहीं कर पा रहा है, वहां पर चुप हो जाएगा। और चुप होने का मतलब कूटनीति में बहुत कुछ होता है। जैसे सोवियत संघ की कुछ गतिविधियां भारत को पसंद नहीं आती, जैसे सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, भारत चुप रह करके अपना विरोध बता दिया। ये कूटनीति होती है। इसी प्रकार से रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध हो रहा है अभी। इस युद्ध में भी भारत रूस का समर्थन नहीं कर रहा है, इस युद्ध के बारे में चुप है और कई बार बोल चुका है कि रूस, तुम कूटनीति से काम लो, युद्ध बंद करो, ये जमाना युद्ध का नहीं है। यही चीज भारत की विश्वसनीयता को एक सम्मानजनक स्थान देती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1965 और 1971 के युद्ध में चीन का रवैया पूरी तरह से भारत के विरुद्ध रहा और यह स्वाभाविक भी था। इसके बाद 1975 में वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट कोलकाता में हुआ। इसमें चीन की टीम भी पहुंची थी और इस घटना के बाद, इसको कहते हैं पिंग पोंग कूटनीति। चीनी भाषा में टेबल टेनिस को पिंग पोंग कहते हैं। और यहां से पिंग पोंग कूटनीति जब शुरू हुई तो दोनों एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए तैयार हुए। भारत ने पहले प्रस्ताव भेजा कि भारत चीन के साथ संबंधों की पुनर्स्थापना करना चाहता है। चीन ने जवाब दिया। भारत ने सबसे पहले अपने राजदूत को वापस बुलाया था। भारत राजदूत भेजे चीन, तब हम उस पर विचार करेंगे। और इस प्रकार से भारत अपना राजदूत भेजा, चीन ने भी अपना राजदूत भेजा। इस प्रकार से दौत्य संबंधों की पुनर्स्थापना 1976 में हुई। इसके बाद जब जनता सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। उन्होंने फरवरी 1979 में 79 में चीन की यात्रा की। 2-3 दिन का प्रोग्राम था रुकने का। गए, वार्ता कर ही रहे थे कि इसी बीच जब अटल बिहारी वाजपेयी चीन में थे तो चीन ने भारत के मित्र देश वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। कारण क्या था? वही सीमा विवाद। और वाजपेयी जी को सूचित तक नहीं किया। इसे वाजपेयी जी ने भारत का अपमान समझा और अपनी यात्रा को अधूरी छोड़ करके वापस आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब पत्रकारों ने पूछा आप इस घटना के बारे में क्या बोलते हैं, कूटनीतिक भाषा में उन्होंने बात कही। वाजपेयी जी ने कहा, बोलने के लिए मुंह चाहिए, चुप रहने के लिए दिमाग भी चाहिए। चीन समझ गया कि वियतनाम पर आक्रमण का भारत समर्थन नहीं करता और भारत इसके विरोध में है। यह भारत के साथ दोबारा विश्वासघात था। इसके बाद सीमा वार्ता, दोनों के बीच मुख्य समस्या सीमा की ही है। तो दिसंबर 1982 से दोनों देशों की सीमा वार्ता शुरू हुई और यह वार्ता अभी भी चल रही है। ठीक है, बहुत लंबे अंतराल के बाद वार्ता होती है, लेकिन वार्ता आगे नहीं बढ़ रही है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल जब अपने विज्ञप्ति जारी करता है वार्ता के बारे में, तो एक लाइन का उसका स्टेटमेंट होता है, वार्ता प्रगति पर है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि चीन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। 50,000 वर्ग मील भूमि पर, भारत की भूमि पर अपना दावा कर रहा है।
और वह पूरे 50,000 से 1 मील भी कम करना नहीं चाहता। और भारत कहता है हमारा जो हमारा है वो हमारा है, जो तुम्हारा है तुम्हारा है। और सीमा वार्ता का समाधान निकट भविष्य में नजर नहीं आता। इसके बाद सिक्किम विलय हुआ, फिर अरुणाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जब सिक्किम का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ 1974 में, तो चीन ने इसका विरोध किया कि सिक्किम का बहुत बड़ा क्षेत्र चीन का है। इसी प्रकार से जब अरुणाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तब भी चीन ने विरोध किया और अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना दावा अभी भी करता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में चीन इतना शैतानी कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी होता है, यहां तक कि यदि हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो वहां पर भी उसका विरोध करता है कि अरुणाचल प्रदेश में आप क्यों आए। अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी घटना घटती है तो उसका वह संज्ञान लेता है। यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनको अपना चीन उस पर अपना अधिकार मानता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बारे में चीनी रवैया था। इसके बाद देखें 1986 से लेकर के 2022 तक समग्र रूप से देख लें। 1986 से 2022 परस्पर यात्राएं हुई। भारत के कई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर गए, चीन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी भारत की यात्रा पर आए, और उसके विदेश मंत्री भी भारत की यात्रा पर आए। यात्राओं का आदान प्रदान लगातार चलने लगा। यह समझा गया कि दोनों देश मिलकर के अब कुछ काम कर सकते हैं। परस्पर यात्राओं से एक वातावरण बनता है, एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में सुविधा होती है। इसलिए यात्राओं का होते रहना आवश्यक है। यात्राएं हुई, परस्पर दोनों देश एक दूसरे के करीब आने लगे। सीमा समस्या अपनी जगह पर है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए उनके बीच एक वातावरण बनने लगा। इसके बाद निरंतर घुसपैठ। चीन अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। वह जितने क्षेत्र पर, भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा जो कर रहा है, वह उस दावा को पूरा प्राप्त करने के लिए निरंतर घुसपैठ की नीति अपनाता है। भारत के वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिस रेखा पर दोनों देशों की सीमा है, जहां पर हमारे देश के सैनिक, उस देश के सैनिक गश्त करते रहते हैं, उस सीमा के आसपास वह सैनिक चौकियां और बंकर बनाता है। कई बार भारत के सैनिकों को पकड़ करके उनको मार डालता है, और लगातार उसका घुसपैठ की प्रक्रिया, उसकी नीति निरंतर चलती रहती है। और अभी भी वो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी उसको तगड़ा जवाब देने वाला नेता मिल गया है। इसलिए वो हिम्मत, उसके हौसले धीरे धीरे करके पस्त हो रहे हैं। फिर संबंध का प्रयास। क्यों चीन भारत के साथ संबंध स्थापित करने के लिए क्यों लालायित है? क्योंकि चीन अपने व्यापारिक उत्पादों के लिए भारत को सबसे बड़ा बाजार के रूप में देखता है। और आज देखिएगा, 2013 में यह प्रक्रिया शुरू हुई। आज देखिए चीनी घुसपैठ आपके किचन, ड्राइंग रूम और बेडरूम तक हो चुकी है। आप अपने घर में जाकर आप अपने घर में झांक सकते हैं कि इनमें से कौन से सामान का उत्पादन चीन में हुआ है। एक नहीं, आपको 10 चीजें मिल जाएंगी। तो ये चीनी घुसपैठ मतलब कि चीनी उत्पादों की बिक्री के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है। और 2020 तक चीन से हम प्रतिवर्ष 6-6.5 लाख करोड़ रुपए की सामग्री आयात कर रहे हैं। 6.5 लाख करोड़। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा हम चीन से सामग्री का आयात करते हैं। तो इतना बड़ा मार्केट कोई भी देश सहज रूप में छोड़ेगा नहीं। इसलिए वह कहता है कि सीमा विवाद पर चर्चा बाद में होगी, अन्य क्षेत्रों में आइए हम सहयोग करें।
और अन्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि व्यापारिक, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करें। क्योंकि आज भारत यदि चीन से व्यापारिक संबंध तोड़ देता है तो भारत को तो फर्क पड़ेगा ही, चीन भी लड़खड़ा जाएगा। लेकिन क्या करें, उसके डीएनए में है विस्तारवादिता, विस्तारवादी नीति को छोड़ नहीं पा रहा है, झगड़ा करने की प्रवृत्ति है, नकारात्मक सोच है, उससे वह कहां तक उबर सकेगा। राष्ट्रपति जो भी हो, प्रधानमंत्री वहां का जो भी हो, प्रवृत्ति नहीं जाएगी। और विवादास्पद मुद्दे पर यथास्थिति और अन्य क्षेत्र में सहयोग। देखिए, घुसपैठ करता है चीन की नीति, जरा सुन लीजिएगा, ध्यान देकर देखिए, सुनिए कि चीन क्या करता है, घुसपैठ करता है। जब भारत विरोध करता है तो कहता है कि यथास्थिति रहने दो, मतलब हमने जितना घुसपैठ कर दिया हम वहीं पर रहेंगे, चलो बात करते हैं। और इस वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकलता। यह वार्ता लंबे समय तक चलती है, 2-4 साल, 15, 20, 25 साल चीन घुसपैठ वहीं पर है और दूसरे क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार चिरकालिक भोग के आधार पर वह वहां पर अपना स्थायी बसेरा बना लेता है। ये लंबे समय तक चूंकि हमारे अधिकार में है, इसलिए हमारा है। और ऐसा करते करते भारतीय क्षेत्र का लगातार अतिक्रमण करते जा रहा है। 2014 तक उसकी यही स्थिति थी। 2014 के बाद एक नई व्यवस्था का सूत्रपात हुआ और अब चीन समझने लगा है कि 2014 के पहले की स्थिति अब नहीं रही। इसके बाद आता है दक्षिण चीन सागर के बारे में विवाद। दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना एकाधिकार मानता है, जबकि दूसरे सिरे पर फिलीपींस, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब राष्ट्र बसे हुए हैं। क्या अकेले एक ही राष्ट्र का अधिकार हो जाएगा किसी भी सागर पर? ये 5 राष्ट्र एक तरफ है, दूसरी तरफ चीन है। चीन कहता है एकमात्र अधिकार दक्षिण चीन सागर पर मेरा होगा। ये देश कहते हैं तुम्हारे बाप का अकेले का नहीं है, सबका है। और यदि ऐसा है, सीमा निर्धारित करके देखो। समुद्र में सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो इसको लेकर के भारत हमेशा विभिन्न इन देशों का समर्थन करता है, चीन का विरोध करता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून की दृष्टि से चीन का दृष्टिकोण गलत है। फिर है डोकलाम विवाद। अगस्त 2017 में एक घटना घटी थी। डोकलाम सिक्किम का क्षेत्र है, भूटान का क्षेत्र है। भूटान भारत का संरक्षित राज्य है। जब डोकलाम उसने सड़क बनाना शुरू किया तो डोकलाम की सेना ने उसका विरोध किया। भूटान की सेना का कोई असर नहीं पड़ा चीन पर। तब भारत सामने आया। भारत की सेना बिल्कुल आमने सामने आ गई। भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई, डट करके एक जगह हो गई। जो हमारा है वो हमारा है, जो तुम्हारा है तुम्हारा है। 72 दिनों तक दोनों देश की सेना आमने सामने डटी रही, क्योंकि भारत की सेना को आदेश दिया गया था आपको पूरा फ्री हैंड दिया जाता है, यथा समय उचित निर्णय लेकर के आवश्यक कार्यवाही करिए। चीन किसी भी प्रकार से शरारत करता तो भारत की सेना बिल्कुल तैयार थी। ये 1962 का भारत नहीं था, ये 2017 का भारत था। आखिरकार चीन को झुकना पड़ा, चीन को वापस जाना पड़ा। डोकलाम में भारत ने चीन को झुका करके सिद्ध कर दिया कि अब हम नए युग में आ गए हैं। यदि संबंध बनाए रखना चाहते हो तो संभल के रहो। फिर आगे आता है शी आतंकवादियों के पक्ष में वीटो। अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों का नाम प्रस्तावित किया गया था सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में।
और वहां पर हर बार चीन पाकिस्तान के पक्ष में वोट करता है और आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव का पर वीटो करता है। मतलब पाकिस्तान से चूंकि उसकी अधिक दोस्ती है, इसलिए स्वाभाविक है चीन पाकिस्तान के आतंकवादियों का समर्थन करेगा। फिर आता है शी की भारत यात्रा अक्टूबर 2019। शी जिनपिंग जो अभी चीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत की यात्रा की थी 2019 में। एक बढ़िया वातावरण बना था कि अटल बिहारी वाजपेयी की नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मिलकर के एक नई बात करेंगे, मतभेदों को परस्पर बात करके सुलझाएंगे। वातावरण बढ़िया बना था, दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते भी हुए, एक अच्छा वातावरण बना। और इसी बीच एक दूसरी घटना घट गई, गलवान घाटी की घटना मई 2020 में। वहीं पर पेंगोंग झील है, चीन इसे अपना पूरा समझता है। यहीं पर भारतीय सैनिकों का चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ हुआ, 20 भारतीय सैनिक मारे गए और लगभग 40 से 45 चीनी सैनिकों की मृत्यु हुई इस घटना में। अब गलवान घाटी की घटना ने बता दिया कि भारत की सेना चुपचाप नहीं रहेगी, बात से यदि काम हो जाता है बात करेगी, और यदि बात से काम नहीं बनता तो अन्य साधनों का भी सहारा ले सकती है भारत की सेना। यह है भारत और चीन के बीच संबंध। भारत और चीन के बीच कई स्तर की वार्ताएं हो रही हैं, वार्ताएं होते रहती है, सैनिक अधिकारी स्तर की वार्ता भी होती है, और यह वार्ता 10, 12, 14 घंटे तक चलती रहती है। लंबी वार्ता हो रही है, लेकिन अब चीन समझ गया है कि अब घुसपैठ करना उतना आसान नहीं है। अब जरा देखें भारत चीन के बीच संबंधों का निष्कर्ष क्या निकलता है। सबसे मुख्य बात यह है विश्वसनीयता का प्रश्न। चीन न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अविश्वसनीय है, अपितु वो भारत के लिए भी विश्वसनीय नहीं है। भारत कूटनीति के मामले में, पारस्परिक संबंधों के मामले में, या किसी भी प्रकार की चीज के बारे में चीन को विश्वसनीय नहीं मान सकता, क्योंकि उसका कटु अनुभव है। वो बोलता कुछ है, करता कुछ और है। उसकी दृष्टि भारत को नीचे दिखाने में लगी हुई है। उसकी नजर है भारत इतना प्रोग्रेस क्यों कर रहा है। भारत ने जब परमाणु बम बनाया तो पाकिस्तान ने भी कहा मैं भी परमाणु बम बनाऊंगा, और पाकिस्तान परमाणु बम अकेले नहीं बना पाया, चीन की पूरी सहायता परमाणु बम बनाने में रही है। चीन की 100% सहायता रही है। आए दिन जो पाकिस्तान अभी मिसाइल टेस्ट अगर करते रहता है तो चीनी मिसाइल का ही टेस्ट है वो, और चीन पूरी तरह से उनको सहायता कर रहा है। एक तरफ खाने के लिए अन्न नहीं है, दूसरी तरफ पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट कर रहा है। विश्वसनीयता यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्वसनीयता के सहारे आगे बढ़ती है। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी चीन आज सोवियत संघ को प्रतिस्थापित नहीं कर पाया है। सोवियत संघ ने जब सीट खाली किया तो चीन को उस जगह को प्राप्त करना था, लेकिन चीन आज तक उस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाया है जो सोवियत संघ को स्थान मिला हुआ था। और इसीलिए कहा जाता है आज एक ध्रुवीय राजनीति हो गई है, क्योंकि रूस अपने आंतरिक मामलों से परेशान है और चीन विश्वसनीयता के संकट से गुजर रहा है। पूरी दुनिया आज जान चुकी है कि चीन की प्रवृत्ति किस प्रकार की है, और तो और दुनिया के विकासशील देशों के साथ उसका जो रवैया है वह सर्वथा
साम्राज्यवादी रवैया है। अपने श्रीलंका को देख लीजिए, हम्बनटोटा बंदरगाह को लेकर के किस प्रकार से वह ब्लैकमेल कर रहा है श्रीलंका को, नेपाल को किस प्रकार से ब्लैकमेल कर रहा है। ये सब चीन की प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। इसलिए भारत चीन पर कभी भी विश्वास पूरी तरह से नहीं कर सकता, वैसा ही जैसा पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से विश्वास नहीं करता भारत। तो एक विश्वसनीयता की बात है। और दूसरा है उपेक्षा संभव नहीं है। महत्वपूर्ण राष्ट्र है चीन। भारत 6 लाख करोड़ से ऊपर की सामग्री चीन से मंगाता है और चीन बेचता है भारत को। न तो भारत चीन की उपेक्षा कर सकता है, न ही चीन भारत की उपेक्षा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, दोनों पड़ोसी राष्ट्र हैं। भारत का अपना एक स्थान है पूरी दुनिया में, अपनी नीतियों के चलते, अपने प्रवृत्तियों के चलते, अपने दृष्टिकोण के चलते। और चीन भारत से जलता है। भारत चीन से मुकाबला करना नहीं चाहता, उसके साथ कंपटीशन नहीं करता वो, लेकिन प्रजातांत्रिक मार्ग का अनुसरण करते हुए लगातार वह आगे बढ़ते जा रहा है। ये ठीक है कि चीन की गति अधिक है, भारत की गति धीमी है, लेकिन चीन जितनी तेजी से जाएगा उतनी तेजी से उतरेगा, गिरेगा। भारत का हर कदम सोच समझ करके आगे बढ़ने के लिए होता है, और एक बार यदि कदम आगे बढ़ गया, पीछे हटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उपेक्षा दोनों देश एक दूसरे की नहीं कर सकते। यदि भारत आज आयात करना बंद कर दे तो भारत की हजारों प्रकार की आवश्यकता जो है उसकी कमी हो जाएगी। दाम लगातार एकदम से बढ़ जाएंगे चीजों के, क्योंकि बहुत सी चीजों के लिए भारत अनेक रूपों में चीन पर निर्भर हो गया है। लेकिन चीनी चीजें जहां अच्छी से अच्छी भी चीजें हैं और कुछ बहुत ही गलत से बुरी चीजें हैं, यूज एंड थ्रो की प्रवृत्ति वही से तो शुरू हुई है। कहीं कहीं पर ये यूज बिफोर थ्रो बिफोर यूज हो जाता है। फिर आता है सजगता और सुदृढ़ता। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि भारत को चीन से संबंध बनाए रखना पड़ेगा, लेकिन सजगता और सुदृढ़ता से। सजगता मतलब चीन की प्रत्येक बातों को ध्यान से समझना पड़ेगा, और सजग रहते हुए सुदृढ़ कदम उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार से भारत ने डोकलाम समस्या के समय या गलवान घाटी की समस्या के समय जैसा कठोर कदम उठाया था, वैसा ही सुदृढ़ होकर के उसका मुकाबला करना पड़ेगा, और तब जाकर के भारत आगे बढ़ सकेगा और चीन के बुरे और बुरी नीयत को, बुरे मंसूबों को हम असफल कर पाएंगे। यह है भारत चीन के बीच संबंध। इसी के साथ आज हमारी चीन की यात्रा पूरी हुई। अगले व्याख्यान में फिर हम चलेंगे पाकिस्तान की ओर, देखें उसकी भी खोज खबर ले लें। आपको धन्यवाद।